तो हम देख रहे थे मध्यकालीन भारत और मध्यकालीन भारत में आज हमारा आखिरी है। ये हम आज की वीडियो में सारा क्लास आपका रिवीजन करा देंगे, जहाँ पे आज हम क्या देखेंगे मध्यकालीन भारत में जो छोटे मोटे राज्य व्यवस्था है बचे हुए हैं उसके बारे में। जैसे कि मध्यकालीन भारत में समकालीन अन्य राज्य जैसे कि मदुरै के बारे में पढ़ेंगे। मदुरै में पांड्य वंश, उसके बाद द्वार समुद्रम होयसल वंश, उसके बाद वारंगल का काकतीय वंश, उसके बाद देवगिरी का यादव वंश और दिल्ली सल्तनत से पूर्व वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे अरबों का सिंध पर आक्रमण, और इसके साथ साथ देखेंगे तुर्की मतलब तुर्कों का आक्रमण, और उसके बाद मोहम्मद गजनबी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। और तब इसके बाद हमारा चालू हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। तो हम कोशिश करेंगे मध्यकालीन भारत में जो बचा हुआ टॉपिक है उसको आज कवर कर दे, और फिर याद दिला दे कि एनटीपीसी के लिए सर्वर थोड़ा स्लो है, इसलिए आप समय से फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। और बीपीएससी का थोड़ा डेट बढ़ गया है तो इसको ध्यान में रखिए और फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक। तो देखते हैं सबसे पहले समकालीन भारत में मदुरै के पांड्य वंश के बारे में। तो मदुरै ना दक्षिण भारत का एक जगह है। मदुरै क्या है? दक्षिण भारत का एक जगह है जहाँ पे पांड्य वंश ने राज किया था। तो पांड्य वंश के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ से मोटा मोटी आपको अंदाज हो जाएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछता है जब प्रीवियस सेट देखेंगे तब, ठीक है। और ये सारा राजवंश से यहाँ इतना सारा इसमें तो एक आधो क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता है, तो हमको देख के चलना है। तो पांड्य वंश के बारे में जानेंगे, इसके संस्थापक कौन है, किस तरह से वहाँ की शासन व्यवस्था चलता था और इसकी क्या विशेषता थी। छोटा छोटा लाइन है, देखते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए मदुरै के पांड्य वंश कहता है मारवर्मन सुंदर पांडे के अधीन पांड्य सत्ता का उत्कर्ष हुआ। यानी कि उसका नाम है मारवर्मन सुंदर पांडे, आदमी का नाम है, उसके अधीन ना पांड्य सत्ता का उत्कर्ष हुआ। मारवर्मन कुलेश खरवर्मन एक प्रमुख शासक था, मतलब नाम है मारवर्मन कुलशेख वर्मन नाम है उसका। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यही कि कुलशेख वर्मन पांड्य वंश से संबंधित है। इसका नाम है मारवर्मन कुलशेख वर्मन, एक प्रमुख शासक था। बस इसमें से बस इतना ही जानना है उस राजा के बारे में और इसके संस्थापक के बारे में। उसके बाद देखना है आपको द्वार समुद्रम, यानी जगह के नाम है द्वार समुद्रम और वंश है क्या, होयसल वंश। तो होयसल वंश के संस्थापक देखिए, होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। कौन था? और ये बस प्रश्न आता है कि होयसल वंश के संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन, ठीक है। और इसकी राजधानी थी द्वार समुद्रम, इसकी राजधानी द्वार समुद्रम। तो बस याद रखिए होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन है, इसकी द्वार समुद्रम अपनी राजधानी बनाया था, ये अपना राजधानी बनाया था, ठीक है। तथा देवगिरी के समय में यह भी यादव कुल से संबंधित था। आपको पीछे को यादव वंश पढ़ा होगा, ठीक है। तो देवगिरी के समय में जो होयसल वंश है ये यादव से संबंधित था, ठीक है। कहता वीर बल्लाल द्वितीय, राजा का नाम है वीर बल्लाल द्वितीय के समय में यह एक शक्तिशाली हुआ। मतलब क्या, ये वंश पांड्य वंश एक शक्तिशाली हुआ जब वीर बल्लाल द्वितीय राजा बना। द्वार समुद्रम का आधुनिक नाम ना हैलीविड है, यानी ये जो इसका राजधानी है द्वार समुद्रम, इसको ना एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है हैलीविड। क्या नाम है? हैलीविड। तो आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसका उपनाम है हैलीविड, तो द्वार समुद्रम का। या फिर आपको पूछेगा होयसल की राजधानी कहाँ है, तो जब वहां पे द्वार समुद्रम नहीं देगा तो हैलीविड देगा, क्योंकि इसी का नाम है हैलीविड। क्या नाम है? यानी द्वार समुद्रम को ही बोलते हैं हैलीविड, और द्वार समुद्रम होयसल वंश की राजधानी है। क्लियर? इसमें से इतना ही जाना था। उसके बाद वारंगल का काकतीय वंश, यानी काकतीय वंश राज किया था वारंगल में। कहाँ किया था? वारंगल में। ये जो पढ़ रहे हैं सब दक्षिण भारत का जगह है, दक्षिण भारत का चर्चित जगह है जहाँ पे ये सब वंश शासन किया यानी राज किया, ठीक है। तो काकतीय वंश कहाँ शासन किया था? वारंगल में। तो देखिए इसके बारे में, इसका संस्थापक ना वेद प्रथम, कौन सा? वेद प्रथम। वेद कौन सा? वेद प्रथम, ठीक है। तो पूछेगा कि वारंगल वंश संस्थापक कौन है? वेद प्रथम। इसी वंश की शासिका रुद्रमा देवी, ये महिला है रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी कौन वंश के? काकतीय वंश के, काकतीय वंश के। तो रुद्रमा देवी काकतीय वंश के है, और ये महिला शासिका बनी थी। जैसे उधर राज्य संस्थान पढ़ते हैं ना, तो दक्षिण भारत में इसके बारे में पढ़ना है रुद्रमा देवी के बारे में, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र हुआ। इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र हुआ। तो आप एक संस्थापक वेद प्रथम के बारे में जान लिए, महिला रुद्रमा देवी के बारे में जान लिए, और यहाँ पे शासिका रुद्र प्रताप के बारे में जान लिए जो अंतिम था, ठीक है। इसका कार्यकाल था 1295 से लेकर के 1323 तक, ठीक है। किसका? प्रताप रुद्र का, प्रताप रुद्र का। इस तरह से इसका खत्म होता है। अब उसके बाद आता है देवगिरी के यादव वंश। आपको यादव वंश के बारे में अब जानना है, ठीक है। तो देखिए इसका संस्थापक भिल्लम पंचम का लिख देता, ठीक है। तो आपको पूछेगा यादव वंश का संस्थापक कौन है, भिल्लम या भिल्लम पंचम, ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहन था। कौन था? राजा सिंहन। इसका कार्यकाल 1210 से लेकर के 1246 तक था।
इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र हुआ। कौन हुआ? तो पूछेगा रामचंद्र का संबंध किससे है? यादव वंश से। यादव वंश से, जिसने अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर के सामने ना आत्मसमर्पण किया, माने लड़ाई नहीं किया, उसको आत्मसमर्पण किया। तो पीछे वो पढ़ा है ना कि उसका वो सेनापति रहेगा जो भैया रहेगा इसको मार देगा, ठीक है, पीछे पढ़ा है ना। तो वही है कि अलाउद्दीन का जब अभियान हुआ ना दक्षिण भारत का, तो उससे लड़ाई नहीं किया, आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। तो इसका यही कहानी खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद अब दिल्ली सल्तनत चालू होगा ना, तो दिल्ली सल्तनत चालू होगा, उससे पूर्व वहां की राजनीतिक व्यवस्था क्या था इसके बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो हम मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। कहीं आक्रमण किया था आपको याद है? 712 में ईस्वी में आक्रमण किया था। नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, कि भारत में सबसे पहले कौन मुसलमान आक्रमण किया था? यही 712 में मोहम्मद बिन कासिम। इस सिंध के कुछ प्रांत को जीत लिया था, ठीक है। देखिए कहते हैं यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम का नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 में किया था। चचनामा किताब का नाम है, चचनामा। इसके लेखक कौन है? हाँ, नहीं, किताब का नाम है चचनामा। इसमें इसकी जानकारी मिलता है। इसको ना सिंध भाषा में कहते हैं फतहनामा सिंध, से अरबों के आक्रमण के विषय में जानकारी मिलता है। चचनामा किताब के नाम है, उसको ट्रांसलेट किया फतेहान सिंध, ठीक है, उस भाषा में। इससे ना इसके बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। चचनामा के लेखक कौन है हम आपको बताया हुआ है, ठीक है। चचनामा के लेखक कौन है हम आपको बताया हुआ है। आगे देखिए, तुर्कों का आक्रमण, पता गजनवी वंश यानी यामिनी वंश, ये गजनवी वंश को बोलते हैं यामिनी वंश के संस्थापन अल्पतगीन था। कौन था? अल्पतगीन। उसने गजनी को ना अपनी राजधानी बनाया था, यानी अल्पतगीन गजनी को ना अपना राजधानी बनाया। कहता है अल्पतगीन का दामाद सुबुद्दीन था। अल्पतगीन का दामाद कौन? सुबुद्दीन। वह प्रथम तुर्क था जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। जयपाल ने पंजाब में शासन करता था, ठीक है। यानी ये जो तुर्क आक्रमण किया जिसका नाम है सुबुद्दीन, यानी अल्पतगीन का दामाद था सुबुद्दीन आक्रमण किया। पंजाब में ना एक शासक था जयपाल, उसको ना हरा दिया, उसका कुछ पार्ट वो जीत लिया, ठीक है। जयपाल कौन से? हिंदू वंश से था, हिंदू शाही वंश से था, ठीक है। तो आप देख लिए कि यहाँ अरब आक्रमण हो गया, उसके बाद सुबुद्दीन आ गया, अब आएगा गजनी। महमूद गजनी के बारे में देखेंगे। तुर्क आ गया, अब गजनी के बारे में देखेंगे, गजनी क्या रोल यहाँ पे करता है, ठीक है। तो सुबुद्दीन की विजय से उत्साहित होकर उसके पुत्र महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 तक भारत का अभियान किया और 17 बार भारत पर आक्रमण किया। यही सबसे ज्यादा, ये पूछता है कि कितना बार? 17 बार भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसका मतलब कि 16 बार ही फेल हो गया, 16 बार जीत नहीं ना पाया। हाँ, कहे आक्रमण किया था क्योंकि इससे पहले जो लूट के ले गया था ना, तो उसको ना समझ में आया था कि भारत में बहुत खजाना है, चलो आक्रमण करते हैं। 16 बार प्रयास किया, सफलता नहीं मिला, 17 बार में वो सफलता ले लिया। आप लोग एग्जाम देते हैं, रिजल्ट नहीं होता है, क्या बात है। अरे देखो 17 बार लड़के 17 बार करके ही जीता। 17 बार कितना नुकसान हुआ होगा उसको, हाँ, कितना मेहनत किया होगा, फिर से आता हुआ तैयार होकर के, फिर से आता हुआ तैयार होकर के, ये परीक्षा दिया रिजल्ट नहीं होगा तो जा आप नहीं पढ़ेंगे, छोड़ दो भाई। अरे कमी है उसको पूरा करेंगे तभी ना होगा, ऐसे नौकरी बताया जाता है। उसको कमी को पूरा कीजिए, यानी कमी आप में है ना, ये नहीं जीत पा रहा था, कमी इसके सेना में था ना, तो जो भी हार गया था तो सीख के आता था कि हमको ये चीज कमी है, इसको पूरा करना है। तो भारत पर सबसे ज्यादा आक्रमण यही किया, कितना बार? आज क्वेश्चन पूछता है महमूद गजनी भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। अब पूछेगा सबसे ज्यादा बार आक्रमण कौन किया है? यही। इससे पहले आप पढ़े हैं 8 बार, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना बार आक्रमण किया? 17 बार। आज चालू रखा, 1000 में आक्रमण करना स्टार्ट किया, अंतिम में 1027 तक आक्रमण करते रहा भारत में। मतलब पहले तो सफलता नहीं मिला, लेकिन फिर सफलता मिला तो सफलता मिलते गया, यानी आपका रिजल्ट होने लगेगा और सब में रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं होगा तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपने तैयारी की उस सीमा पर नहीं पहुंचे हैं जहां से रिजल्ट होता है, ठीक, इसलिए मेहनत करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी ने 1025 में गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर को जीता था, ठीक है। यानी सोमनाथ का अभियान कब किया था? 1025 में। सोमनाथ कहाँ है? गुजरात में है। मंदिर पर आक्रमण किया, उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। कौन था? यानी 1025 में आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर, तो वहां का राजा था भीम प्रथम। कौन था? भीम प्रथम। किताबुल हिंद का लेखक अल ब्रूनी, किताब का नाम किताबुल हिंद, इसके लेखक है अल ब्रूनी। क्वेश्चन पूछता है किताबुल हिंद के लेखक कौन है, चाहे पूछेगा अल ब्रूनी की कृति कौन है, तो किताबुल हिंद। महमूद गजनी के साथ भारत आए थे, वो
भारत आया था, ठीक है, भारत आ गया। शाहनामा, फिरदौसी, शाहनामा भी पुस्तक के नाम है, इसके लेखक है फिरदौसी। उसकी उसका दरबारी कवि था फिरदौसी, उसका दरबार में रहता था, ठीक है। कुतुबी और फारूकी भी मोहम्मद गजनवी के दरबार में से संबंधित है। तो देखो कौन कौन आया उसके दरबार में, अलबरूनी हो गया, अलबरूनी हो गया ना, फिरदौसी हो गया, उसके बाद कुतुबी हो गया, उसके बाद फारूकी हो गया। ये सब ना मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। जब वो भारत में आक्रमण करने के लिए आया था ना, तो उसके साथ ये सब लेखक आए थे, ठीक है, और पुस्तक लिखे थे। तो पुस्तक के बारे में याद रखिए, पूछता है। महमूद गजनवी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख तथा दूसरी तरफ अरबी मुद्रा लेख साथ चांदी के सिक्के ढाले। कहने का मतलब जब ये सिक्का चलाया ना, तो एक तरफ संस्कृत में लिखा हुआ था, एक तरफ अरबी में। सिक्का देखते हैं ना, पैसा, रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया के सिक्का, तो जब सिक्का चलवाया था ना, तो एक तरफ अरब में और एक तरफ संस्कृत में। तो ये भी क्वेश्चन पूछता था, कौन ऐसा शासक था जो अरबी और हिंदी दोनों लिपियों का प्रयोग किया था अपने सिक्कों पर? मोहम्मद गजनी, गजनवी नाम है, मोहम्मद गजनवी। 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई, ठीक है। इसका अंतिम आक्रमण बताया था ना, पाटन के विरुद्ध से लूट के ले जा रहा था, जाट लोग इसको बीच में रास्ता में छीन लिया था, लूट लिया, सोमनाथ मंदिर से लूट के ले जा रहा था। पता है सिहाबुद्दीन उर्फ मोहम्मद गोरी, सिहाबुद्दीन उर्फ मोहम्मद गोरी के बारे में देखो कि क्या कर रहा है। पता है 12वीं सदी के मध्य में गोरी वंश का उदय हुआ। क्या हुआ? गोरी वंश का उदय हुआ। अब हम आखिरी देख रहे हैं गोरी वंश के बारे में, ठीक है। 12वीं सदी में ये आया था, ठीक है। 12वीं सदी के मध्य में गोरी वंश का उदय हुआ। गोरी साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान में था। अफगानिस्तान एक देश है, भारत से ही अलग हुआ था पहले, ठीक है। तो वहां पे ने स्थापित किया अपना राज मोहम्मद गोरी। कहता है मोहम्मद गोरी ने भारत में तुर्क राज की स्थापना की। किसका? तुर्क राज के संस्थापक कौन है? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के प्रथम आक्रमण 1175 में, ये प्रथम आक्रमण भारत किया 1175 में मुल्तान पर, और मुल्तान के कुछ भाग को न जीत लिया, ठीक है। ये लोग जो आक्रमण करता था ना, वो आक्रमण किया था यहाँ पे सोना चांदी लूट के ले जाने के लिए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आक्रमण करके ना सोच रहा है कि मुस्लिम मतलब इस्लाम धर्म को प्रचार करे, यहाँ पे बसा है, ठीक है, धीरे धीरे। लेकिन पहला मेन उद्देश्य था धन दौलत लूट के ले जाना, ठीक है, यहाँ पे रहना नहीं। इसलिए यहाँ पे जो लूटता था लेकर के वापस चला जाता। लेकिन धीरे धीरे ना देखा कि यहाँ का वातावरण ठीक है, यहाँ के लोग भी ठीक है, ईमानदार है, चलो यहीं पर रह जाते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ बसने लगा और इस्लाम का प्रचार करने लगा। जो आगे आएगा आपको पूछेगा कि भारत पर आक्रमण किया था गजनवी, तो उसका उद्देश्य क्या था? तो उस उद्देश्य था उसको यहाँ से सोना चांदी धन दौलत को लूट के ले जाना, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे ना वो अब यहाँ से इस्लाम को प्रचार करने लगेगा, ठीक है। समझ रहा है बात? समझ रहा है ना कि अभी इसका उद्देश्य था क्या? सोना चांदी को लूट के ले जाना। लेकिन अब यहाँ से क्या हो जाएगा? सोना चांदी तो लूट के ले जाना है, साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार करना। यानी कि आपको पूछेगा गजनवी का क्या उद्देश्य था, फिर पूछेगा आपको गोरी का क्या उद्देश्य था। तो सबका उद्देश्य पता होगा तब ना कि क्यों। जैसे आप यहाँ किस उद्देश्य आए? पढ़ने के लिए उद्देश्य आए, अच्छा ज्ञान लेने के उद्देश्य आए, ठीक है। तो उद्देश्य वाला क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखा रहता लाइन। आपको दिमाग पर सर्च करना होगा कि भाई क्यों या कहाँ पे आक्रमण करता है, तो सोचना पड़ेगा। चाहे प्रीवियस देखिएगा ना तो वहाँ पे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। कहता है मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ। मुल्तान अभी पाकिस्तान में, ठीक है। मुल्तान से आगे बढ़ते हुए उसने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु गुजरात के शासक भीमद्वितीय अब उसको हरा दिया था। उस समय अब जब ही आक्रमण किया ना, उस समय भीमद्वितीय गुजरात का शासक था, ठीक है, कि हाथों में पराजित हो गया, यानी कि हार गया। भीम ने इसे पटक पटक के मारा, ठीक है, गोरी को पटक पटक के मारा। लेकिन मुल्तान को तो जीत लिया था ना। देखो 1191 में तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय आ गया। तराई का युद्ध परीक्षा पूछता है, क्या हुआ? 1191 में मोहम्मद गोरी पराजित हो गया और पृथ्वीराज चौहान जीत गया, जिसको पृथ्वीराज तृतीय बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ये जीत गया। लेकिन 1192 में फिर वो आया और फिर आक्रमण किया गोरिया, तो इस बार गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय हार गया, ठीक है, हार गया, वो जीत गया, तो यहाँ से और शक्तिशाली हो गया ना वो, ठीक है। तराई के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज हार गया, ठीक। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर ना एक तरफ कलमा और दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति थी। परीक्षा में पूछता है सीधा, ये है मुसलमान लेकिन छाप रहा है किसका? लक्ष्मी का अपने सिक्का पर। पीछे लिखवा रहा है कलमा, यानी कि उर्दू में कलमा लिखा जाता है उर्दू में, ठीक है। तो एक तरफ वो कलमा लिखाता था और एक तरफ लक्ष्मी का फोटो लगाता था, ठीक है। देख रही है कैसे बदल रहा है सब, यहाँ परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। मोहम्मद गोरी द्वारा विजित भारतीय साम्राज्य की का स्वामित्व उसके सबसे महत्वपूर्ण गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। मतलब भारत में जो भी आया लौटा, जीत लिया और जीत करके अपने गुलाम को दे दिया और वापस चला गया कहाँ? जहाँ से वो आया था, ठीक है। तो इसके बाद आपको दिल्ली सल्तनत चालू होगा, जहाँ पे ऐबक के बारे में पढ़ेंगे और गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो यहाँ से ये आपका मध्यकालीन भारत का अंतिम था जो खत्म हो गया। कोई कंफ्यूजन होगा रिवीजन करके आएगा, पढ़ के आएगा, ठीक हो जाएगा कंफ्यूजन आपका, ठीक है।